नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम करंट अफेयर का सेशन शुरू किए हुए हैं, जो कि आपके आगामी एग्जाम यूपी पीसीएस का प्री और आरओ के लिए और बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिलहाल आरओ का पेपर तो आगे टल चुका है और बीपीएससी का 13 दिसंबर को है और आपका 22 को यूपी पीसीएस का प्री पेपर है। तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये है घटना चक्र की आज देश मैगजीन है जो करंट अफेयर की है, जिसमें 1 सितंबर 2023 से लेकर 30 सितंबर 2024 तक के सारे करंट अफेयर संकलित हैं। इसकी हमने 13 क्लास पढ़ा दी है, जिसमें हम 13 क्लास कर दिए हैं। प्रत्येक वीडियो में हम 4 से 5 पॉइंट को कवर करते हैं। तो अब पहले क्या होता था कि हम 4 वीडियो ही बनाते थे हफ्ते में। अब जैसे पीसीएस के प्री पेपर से पहले इसको खत्म करना है तो 4 ही वीडियो बनाएंगे। 4 वीडियो तो डेली आपका आता रहेगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि एक आध वीडियो बढ़ जाए और थोड़ा कंटेंट और हो जाए कि जिससे पेपर से पहले इसका सिलेबस खत्म कर दिया जाए। वैसे खत्म हो जाएगा पेपर से पहले आपका ये पूरा, ठीक है। तो सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करके रखें। और अगर पुरानी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आई दृष्टि करके हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज क्लास को। तो हम पढ़ चुके हैं कहाँ तक? सबक्का सरक्का विश्वविद्यालय तक हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके आगे हमको पढ़ना है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। सबक्का सरक्का विश्वविद्यालय तक हम पढ़ चुके हैं, उसके आगे हमको बढ़ जाना है, ठीक है। डॉल्फिन योजना वगैरह ये सब पढ़ चुके हैं। नमो ड्रोन, ये 5 राज्यों के चुनाव वगैरह सब पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड टाइम देंगे हमको। हाँ, तो सबक्का सरक्का विश्वविद्यालय तक हम पढ़ चुके हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, हाँ, ये नारी शक्ति बंदन योजना, हाँ, ये देखिए पढ़ चुके हैं यहाँ पर। अब हमको यहाँ से पढ़ना है ट्रैवल फॉर लाइफ, ट्रैवल फॉर लाइफ से पढ़ना है, ठीक है। तो पहला ट्रैवल फॉर लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, क्या है ये। उसके बाद दूसरा हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन के बारे में पढ़ेंगे। नारी शक्ति बंदन अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद विश्वकर्मा योजना के बाद उसके बाद आयुष्मान भवा और आयुष्मान भवा अभियान और सांची भारत का सौर ऊर्जा सौर साल बना है। तो ये खत्म कर देंगे, तो जैसे जितने भी राष्ट्रीय महत्व के प्रदेश के करंट अफेयर हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास से हमारा अंतर्राष्ट्रीय वाला शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज क्लास को। तो सर्वप्रथम पढ़ने वाले हैं ट्रैवल फॉर लाइफ, ठीक है। तो मिशन लाइफ भारत के नेतृत्व वाला एक वैश्विक जन आंदोलन है। उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा एवं संरक्षण के लिए व्यक्तिगत एवं सामुदायिक कार्रवाई को प्रेरित करना है, ठीक है। अब पर्यावरण के लिए जीवन शैली से है। मिशन लाइफ को सर्वप्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 नवंबर 2021 को ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में आयोजित UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के पक्षकारों सम्मेलन में 26वें सत्र COP26 के प्रस्तावित किया था। 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकता नगर गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से मिशन लाइफ की शुरुआत की थी। वर्ष 2028 तक भारत में न्यूनतम 80% गाँव में इसको किया जाएगा कवर, ठीक है। अब 80% गाँव में स्थानीय शहरों में इसका पर्यावरण के अनुकूल बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। 80% गाँव में भारत का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान में ये पहला, मतलब कि ये पहला ऐसा योजना है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के लिए योगदान कर रहा है। कौन सा है? मिशन लाइफ। इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में एकता नगर गुजरात से शुरू किया, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से, और 2028 तक की ये योजना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 27 सितंबर 2023 को पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने विश्व पर्यटन दिवस 2023 के अवसर पर भारत मंडपम नई दिल्ली में ट्रैवल फॉर लाइफ कार्यक्रम को वैश्विक रूप से लॉन्च किया। ट्रैवल फॉर लाइफ वैश्विक रूप से लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम का केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम तीनों का मिलकर, ठीक है, UNWTO, UNEP और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के मिलकर ये योजना शुरू की गई है। ट्रैवल फॉर लाइफ मिशन लाइफ के अंतर्गत पर्यटन क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय कार्यक्रम है। सतत पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति, इसको ये क्या है? सतत पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति। ट्रैवल फॉर लाइफ कार्यक्रम 2 अलग अलग क्षेत्रों के लिए प्रारंभ किया गया है। तो किस लिए?
दो अलग अलग क्षेत्रों के लिए इसको प्रारंभ किया गया है। तो कौन कौन सा क्षेत्र है? स्वच्छता के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ और ग्रामीण पर्यटन के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ। तो देखिए, जो पर्यावरण के लिए जो लाइफ योजना थी, पर्यटन के लिए जो लाइफ योजना थी, उसी का एक तरह से पार्ट है ट्रैवल फॉर लाइफ। मतलब कहीं पे भी पर्यटन कोई करना जाए तो पर्यावरण अनुकूल वहाँ पे रहे, ज़्यादा कचरा अपशिष्ट न फैला, ठीक है। तो स्वच्छता के लिए इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। सर्वप्रथम पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा संचालित सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता का उद्देश्य ऐसे गांव को सम्मानित करना है जो ग्रामीण पर्यटन स्थल का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। 27 सितंबर 2023 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर सर्वप्रथम पर्यटन ग्राम पुरस्कार की घोषणा की गई, ठीक है। इसके तहत कुल 35 गाँव को पुरस्कृत किया गया। इसमें 5 गाँव को स्वर्ण, 10 गाँव को रजत और 20 गाँव को कांस्य पदक दिया गया। तो 35 गाँव को पर्यटन गाँव पुरस्कार प्रदान किया गया है। पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब स्वर्ण पदक विजेता में कौन कौन से गाँव हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश का एक भी गाँव नहीं है। रजत पदक विजेता में उत्तर प्रदेश का एक गाँव शामिल है। रजत पदक विजेता में उत्तर प्रदेश का कुरौना ग्राम शामिल है। कुरौना ग्राम, उत्तर प्रदेश का कुरौना ग्राम रजत पदक विजेता में शामिल है। उत्तर प्रदेश का कुरौना ग्राम। अब स्वर्ण पदक विजेता में दावर बांदीपोरा जम्मू कश्मीर का, सरमोली पिथौरागढ़ उत्तराखंड का, रेयक मामित जिला मिजोरम का, कंथालूर इडुक्की जिला केरल का और मंडला पन्ना जिला मध्य प्रदेश का, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन। हल्दी जिंजीबेरेसी परिवार का है। तो बस आपको इतना याद करना है, किस परिवार का हल्दी? जिंजीबेरेसी परिवार का है। सदाबहार एवं औषधि गुणों से युक्त पौधा है ये। इसमें देखिए कर्क्यूमिनाइड्स की उपस्थिति इसमें होती है, जो कि जैव सक्रिय यौगिक है। तो कौन सा इसमें यौगिक पाया जाता है? कर्क्यूमिनाइड्स, जो कि एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट और एंटी कैंसर है, प्रतिऑक्सीकारक और कैंसर रोधी है इसका कोड, ठीक है। 4 अक्टूबर 2023 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को अनुसूचित किया है। तो कब हुआ? 4 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन का अधिसूचना जारी की है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड देश में हल्दी एवं हल्दी उत्पादों के विकास एवं संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करेगा। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के लिए निम्न प्रमुख कार्य होंगे। यह बोर्ड हल्दी के स्वास्थ्य संबंधित लाभों को जागरूकता बढ़ाएगा, हल्दी के निर्यात को बढ़ावा देगा, मूल उत्पादों को और अनुसंधान विकास करेगा, मूल मतलब इसका प्राइस निर्धारण करेगा। और क्या राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड केंद्रीय गतिविधियों के माध्यम से 2030 तक भारत को हल्दी निर्यात में $1 बिलियन तक पहुंचाने का अनुमान व्यक्त करता है। तो $1 बिलियन तक हल्दी का निर्यात हो सके भारत से, मतलब इनकी योजना है 2030 तक। कितना, कब तक? 2030 तक 1 बिलियन हल्दी का निर्यात। आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम। इसके तहत महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण दिया गया। विगत वर्षों के दौरान लोकसभा में और राज्यसभा में सर्वप्रथम महिला आरक्षण 11वीं लोकसभा में तत्कालीन प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा के कार्यकाल में 12 सितंबर 1996 को प्रस्तुत किया गया था। तो पहली बार अधिनियम कब पारित हुआ? मतलब पेश किया गया लोकसभा में 11वीं लोकसभा में 1996 में, प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा। दूसरी बार 12वीं लोकसभा के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 1998 में। तीसरी बार 13वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री कौन थे? तभी अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिनमें 85वां संविधान संशोधन 1999 के नाम से 23 दिसंबर 1999 को महिला आरक्षण विधेयक में प्रस्तुत किया गया। 6 मई 2008 को महिला आरक्षण विधेयक संविधान 108 विधेयक 2008 में के नाम से तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुआ, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। मतलब 2008 में विधेयक को पारित किया गया लोकसभा से, लेकिन राज्यसभा से 2010 में पारित नहीं हो पाया। हालांकि मई 2014 में 15वीं लोकसभा भंग होने के साथ ही विधेयक जो पड़ा हुआ था लोकसभा में ना, तो खत्म हो गया। जैसे पता होगा कि आपकी अगर कोई लोकसभा से विधेयक पारित हो जाए और राज्यसभा से उसको पारित नहीं होता है, तो अगर लोकसभा में पेंडिंग पड़ा हुआ है वो, तो अगर लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो जाता है और नई लोकसभा का गठन हो जाता है, तो जितना भी विधेयक बचा होता है उसमें वो लैप्स हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अब अगर आपको फिर से लोकसभा में पास करना, तो नया विधेयक लाके नया विधेयक पास कराना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 19 सितंबर 2023 को महिला आरक्षण विधेयक संविधान, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान संशोधन कौन सा है? 128वां विधेयक 2023 पारित किया गया। तो 19 सितंबर 2023 को
के नाम से लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। तो कौन सा है? 128वां बिल है, 128वां विधेयक है। 20 सितंबर 2023 को लोकसभा से पास हुआ है, 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा से, और 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। और राष्ट्रपति का स्वीकृति प्रदान करने के साथ ही संविधान संशोधन 106वां हो गया। संविधान संशोधन 106वां हो गया। 105वां तो हुआ था, जिसके तहत वो बढ़ाया गया था आरक्षण। तो संविधान संशोधन 106वां हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उल्लेखनीय है कि इस विधेयक को 18 से 21 सितंबर 2023 के मध्य आयोजित संसद के विशेष सत्र में पास किया गया। तो इस विधेयक को पास किया गया संसद के विशेष सत्र में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कानून को अनौपचारिक रूप से नारी शक्ति बंधन अधिनियम नाम दिया है। ठीक है, तो अनौपचारिक रूप से इसका नाम क्या है? नारी शक्ति बंधन अधिनियम। महिला आरक्षण विधेयक अमृतकाल में के नए संसद भवन में पारित हुआ है, पहला विधेयक है। तो बस ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पहला विधेयक है जो नए संसद भवन से पास हुआ है। महिला आरक्षण विधेयक पहला विधेयक है ये। किसी विधेयक के पारित होने से विधायिका में महिलाओं को न्यूनतम 33% का आरक्षण होगा। इस अधिनियम के माध्यम से लोकसभा राज्य विधानसभाओं में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों का 1/3 आरक्षित किया जाएगा। संविधान संशोधन 106वां संविधान संशोधन 2023 के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 239 के ए में संशोधन किया गया। तो जो दिल्ली में जो दिया गया विधानसभा में, वो 239 के ए के माध्यम से, जबकि नए अनुच्छेद यथा 330 का ए, 332 का ए और 334 का ए जोड़ा गया है। ठीक है, तो 339 में संशोधन किया गया, 339 का ए में संशोधन किया गया पुडुचेरी और दिल्ली के लिए। ठीक है, बल्कि नए 3 अनुच्छेद जोड़े गए हैं, 330 का ए, 332 का ए और 334 का ए, मतलब तीन अनुच्छेद जोड़े गए हैं इसमें। अब 330 का ए क्या है? लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। तो जो जैसे महिला आरक्षण ऐसा है कि अगर जो SC/ST के लिए जो आरक्षण है, उसमें से भी 1/3 महिलाओं के लिए, महिला SC/ST के लिए आरक्षित होगा। ठीक है, लोकसभा से प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से भरी जाने वाली कुल सीटों का 1/3 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीटों को लेकर ही 1/3 आरक्षण उनको दिया जाएगा। अनुच्छेद 332 क्या है? तो प्रत्येक राज्य की विधानसभा में महिलाओं के हेतु सीटों का आरक्षण किया जाएगा। 334 क्या है? 334 ए जोड़ने के माध्यम से महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के लागू होने से संबंधित शर्तों को स्पष्ट किया गया। तो जो 334 का ए है, उसमें शर्तें बताई गई हैं उनके आरक्षण संबंधित। तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित संविधान के प्रावधान का उद्देश्य के लिए संचालित होने वाली परिसीमन की प्रक्रिया के बाद प्रभावी होगा। मतलब जो इसमें शर्त दिया गया है 334 के ए में कि यह प्रभावी तब होगा जब 2026 में परिसीमन हो जाएगा, और जो जनगणना के बाद परिसीमन होगा, और जब 2029 का चुनाव होगा तब यह लागू होगा। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण 15 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा। हालांकि संसद कानून द्वारा इसको बढ़ा सकता है, तो 15 वर्ष के लिए प्रदान किया जाएगा और कानून द्वारा बढ़ाया जाएगा। लेकिन जो SC/ST का होता है वो 10 साल के लिए होता है। तो SC/ST का जो होता है 10 साल के लिए आरक्षण होता है। देखिए अभी जल्दी बढ़ाया गया 2020 में। ठीक है, तो यह है नारी शक्ति बंधन अधिनियम। 128वां बिल था और 106वां अधिनियम बना है। तो आपको याद रखना है 128वां बिल, 106वां अधिनियम बना है। इसमें तीन अनुच्छेद जोड़े गए हैं, 330 का ए, 332 का ए और 334 का ए। 334 का ए में इसके शर्त है, 332 में विधानसभाओं के लिए, 330 का ए है उसमें लोकसभा के लिए। बाकी का 239 का ए में संशोधन किया गया है दिल्ली और पुडुचेरी के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में, तो कारीगरों एवं शिल्पकारों भारतीय अर्थव्यवस्था में कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये लोग ऐसे, मतलब जो कारीगरों और शिल्पकारों के लिए है। ठीक है, तो इनको क्या नाम दिया? इनको पारंपरिक कारीगरों को विश्वकर्मा के रूप में संदर्भित किया गया है। इसमें लोग लोहार, स्वर्णकार, कुम्हार, बढ़ई, मूर्तिकार आदि संलग्नित है। क्या होगा? 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर नरेंद्र मोदी ने
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया। ठीक है, कब लॉन्च किया है? 17 सितंबर 2023 को। इससे पूर्व प्रधानमंत्री मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में विश्वकर्मा योजना की घोषणा की थी। 77वें स्वतंत्रता दिवस पर घोषणा की थी और 17 सितंबर 2023 को इसको लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह पूर्णतः भारत सरकार के वित्त पोषित है। यह योजना सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाओं विभागों द्वारा एक साथ मिलकर क्रियान्वित की जाएगी। इसमें 3 मंत्रालय सम्मिलित है। पहला तो एमएसएमई, तो स्किल मंत्रालय प्लस फाइनेंस मंत्रालय, तो 3 मंत्रालय के वित्त विभाग इसमें शामिल होकर इसको बढ़ाएंगे आगे। इस योजना हेतु एमएसएमई मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। ठीक है, तो इसका नोडल मंत्रालय क्या है? माइक्रो, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय इसका नोडल एजेंसी है। विश्वकर्मा योजना का टैगलाइन क्या है? सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि। तो इसका टैगलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सम्मान, सामर्थ्य एवं समृद्धि। पीएम विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का टैगलाइन सम्मान, सामर्थ्य एवं समृद्धि। 5 वर्षों की योजना है। 2023 से लेके कब तक होगी? देखिए 2023-24 से लेकर 2027-28 तक की योजना चलेगी। इस योजना के तहत प्रथम चरण में 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया। तो इसमें कितने व्यवसायों को शामिल किया गया? 18 व्यवसायों को। बस आपको इतना याद रखना है कि 18 व्यवसायों को शामिल किया गया। कौन कौन से शामिल किए गए ये नहीं मतलब है, कितने व्यवसायों की है? 18 पारंपरिक व्यवसायों को। इसमें कौन कौन से हैं? बढ़ई, नाव निर्माता, अस्त्र निर्माता, लोहार, हथौड़ा टूल की निर्माता, ताला बनाने वाला, स्वर्णकार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, बाकी का ये गुड़िया एवं खिलौना निर्माता, माला बनाने वाले सब इसमें शामिल है। मछली पकड़ने वाले भी इसमें शामिल है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य क्या है इसका? कारीगरों एवं शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता प्रदान करने के माध्यम से उन्हें इस योजना के तहत सभी लाभों को प्राप्त करने के लिए पात्र बनाना, विश्वकर्माओं को कौशल को निखारने के लिए उनका कौशल उन्नयन करना और उन्हें प्रासंगिक एवं प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना, उनकी क्षमता और उत्पादन के साथ साथ उनके उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए बेहतर एवं अत्याधुनिक उपकरणों तक उनकी पहुंच को सुगम बनाना। कारीगरों एवं शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र एवं विश्वकर्मा आईडी प्रदान पत्र आईडी बनाया जाएगा। ठीक है, तो इनका विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और इनका एक आईडी भी बनाया जाएगा। ठीक है, यह प्रमाण पत्र किसी आवेदक को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता प्रदान करेगा और उससे उसको लोन वगैरह या स्किल ट्रेनिंग ये सब होने में उनको सुविधा होगी। आगे बढ़ते हैं। आयुष्मान भव अभियान, ये क्या है? आयुष्मान भव अभियान। तो आयुष्मान भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। यह एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज है। ठीक है, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज है, देश कोड से प्राप्त करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिशों के अनुरूप इसको लागू किया गया है। यह सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से भी डिजाइन की गई है। उल्लेखनीय कि सतत विकास लक्ष्य 3 अच्छे स्वास्थ्य एवं कल्याण के संबंधित है। तो जो एसडीजी 3 है उसके लिए ही इसको डिजाइन किया गया है। आयुष्मान भारत में 4 स्तंभ शामिल हैं: स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मिशन और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मिशन, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। 4 इसमें स्तंभ है। अब क्या है? 13 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गांधीनगर गुजरात में वर्चुअल माध्यम से आयुष्मान भव अभियान शुभारंभ किया। तो कहाँ शुभारंभ किया? गांधीनगर में द्रौपदी मुर्मू ने इसको शुभारंभ किया गया। आयुष्मान भारत कार्यक्रम की सफलता पर आधारित है। तो यह आयुष्मान भव जो है आयुष्मान भारत कार्यक्रम की सफलता पर आधारित है। स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन भी एक प्रतीक है। एक प्रतीक के रूप में इसको लागू किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा यह राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा पहल है। इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक गांव एवं शहर तक स्वास्थ्य सेवाओं की अधिकतम कवरेज को सुनिश्चित करना है। आयुष्मान भव अभियान को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आभा आईडी निर्माण एवं गैर संचारी रोगों, तपेदिक एवं सिकल सेल रोग की जांच एवं प्रबंधन से संबंधित सेवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है। तो गैर संचारी रोग जैसे सिकल सेल, तपेदिक के मतलब की जानकारी के लिए इसको शुभारंभ किया गया है आयुष्मान भव कार्यक्रम को। इस अभियान को 17 सितंबर 2023 को
23 से 2 अक्टूबर 2023 तक सेवा पखवाड़ा के दौरान लागू किया गया। तो सेवा पखवाड़ा के दौरान इसको लागू किया गया। तो पूछ सकता है सेवा पखवाड़ा कब शुरू किया गया? 17 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक कौन सा पखवाड़ा है? सेवा पखवाड़ा के रूप में चिन्हित किया गया। उसी में आयुष्मान भवा योजना को गांधीनगर से द्रौपदी मुर्मू द्वारा लॉन्च किया गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सांची भारत का पहला सौर शहर बना है। सांची कहाँ का है? मध्य प्रदेश का शहर है, एक छोटा सा। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक स्थित छोटा सा नगर है। सांची स्तूपों, एकात्मिक अशोक स्तंभ, मंदिरों, बौद्ध विहारों, स्थापत्य संपदा के लिए विख्यात है। सांची में कई स्तूप निर्मित है जिन्हें सांची के स्तूप प्रमुख माना जाता है। द ग्रेट स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। इस महान स्तूप का निर्माता सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में ईसा पूर्व कराया था। वर्ष 1989 में सांची स्थित बौद्ध स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। 1989 में इसको शामिल किया गया था। 6 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सांची को भारत का प्रथम सौर शहर के रूप में लोकार्पण किया। तो किसने किया है? शिवराज सिंह चौहान ने सांची को सौर शहर के रूप में लोकार्पित किया है। इस अवसर पर सांची को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन शहर बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय एवं IIT कानपुर के मध्य समझौता हुआ। ठीक है, तो पर्यावरण मंत्रालय जो या नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय मध्य प्रदेश की है और IIT कानपुर के बीच समझौता हुआ है यह कार्य करने के लिए। सांची के निकट नागौरी में 3 मेगावाट क्षमता के सौर परियोजना की स्थापना परिणाम स्वरूप सांची एक सौर शहर के रूप में विकसित होने में सफल रहेगा। ठीक है, बाकी का उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। अब एक तो मोढेरा पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बना था। तो मोढेरा जो है भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बता, मतलब कि हर दिन उसमें लाइट रहता है 7 दिन और 24 घंटा। 9 से 11 अक्टूबर 2022 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान मोढेरा को भारत का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया। इस गांव में भू आधारित 6 मेगावाट क्षमता का एक सौर ऊर्जा संचालित संयंत्र स्थापित किया गया। उल्लेखनीय है कि मोढेरा का सौरीकरण सूर्यग्राम परियोजना के तहत किया गया है। तो सूर्यग्राम जो परियोजना है, सूर्यग्राम परियोजना आपको पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले पिछली क्लासेस में। तो सूर्यग्राम परियोजना के तहत इसको सौरीकरण किया गया है। इस परियोजना के माध्यम से मोढेरा भारत का पहला शुद्ध नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक गांव बन गया है। ठीक है, तो ये रहा आपका राष्ट्रीय परिदृश्य के जितने भी क्वेश्चन थे आपके बचे हुए 5-6 क्वेश्चन बचे हुए थे, उसको हमने अच्छे से आपको डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा लाइक करेंगे, हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप को जरूर ज्वाइन करके रखेंगे क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है इंपॉर्टेंट सर्वप्रथम वही प्रोवाइड किया जाता है। पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं। आयु दृष्टि करंट अफेयर के नाम से हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। यह क्लास आपके जो PCS का प्री एग्जाम होने वाला है 22 दिसंबर को और 13 दिसंबर को बिहार PCS का जो प्री एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार PCS के एग्जाम से पहले इसको हम अच्छे तरीके से कवर कर देंगे आपका। ठीक है, तो आप लोग टेंशन ना लीजिए, आपको अच्छे से इसका कवर करा दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को शुरू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।